प्यारे बच्चों, 11वीं कक्षा की फिजिक्स के चैप्टर समतल में गति के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर का हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो है सदिशों का योग। अब सदिशों का योग क्या होता है ये जानने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक सदिश अगर हमारे पास है तो उनका परिणामी सदिश क्या होता है। परिणामी सदिश अब जैसे मैं एक सदिश का उदाहरण लेता हूं कि बल है। जैसे ये कोई एक वस्तु है, इस पर मान लीजिए कि दो बल लग रहे हैं। इधर से जो है 50 न्यूटन का एक बल लग रहा है, दूसरा जो है इधर से 20 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, तो अब देखिए कि यहाँ पर ये दो सदिश एक बॉडी पर काम कर रहे हैं, एक वस्तु पर काम कर रहे हैं एक साथ। तो देखिए कि इन दोनों की जगह पर हम सिर्फ एक बल को रिप्लेस कर सकते हैं कि जो इस दिशा में 30 न्यूटन का बल लगा रहा हो, क्योंकि ये दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो जो है ये एक दूसरे ये जो 20 वाला है इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। तो ये देखिए 50 माइनस 20 30 न्यूटन ही रह जाता है। तो इसका पूरा अलजबरा मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जस्ट फिलहाल इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूं कि इस तरह से दो या दो से अधिक सदिश हो तो उसकी जगह पर हम सिर्फ एक सदिश रिप्लेस कर सकते हैं, और वो एक सदिश वही प्रभाव पैदा करता है जो दो या दो से अधिक सदिश मिलकर के करते हैं। ओके, तो अब ये जो सदिश आया है नया, जो इन दोनों के बराबर अकेला प्रभाव पैदा करता है, वो इन दोनों का परिणामी सदिश कहलाता है। ओके, तो देखिए यहां से हम परिणामी सदिश की एक परिभाषा दे सकते हैं। परिणामी सदिश को इंग्लिश में रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं कि दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी सदिश भी क्या होता है, एक सदिश होता है जो अकेला वही प्रभाव पैदा करता है जो दिए गए सदिश मिलकर करते हैं। ओके, अब बात आती है कि सदिशों का योग क्या होता है। सदिशों का योग क्या होता है, तो दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करने के लिए जो हम प्रक्रिया अपनाते हैं वही प्रक्रिया क्या है, सदिशों का योग है। कि दो या दो से अधिक सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सदिशों का योग कहलाती है। ओके, अब देखिए कि सदिशों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली जो विधि है वो है ग्राफी विधि, जिसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं। कई बार हम इसको ज्योमेट्रिकल मेथड भी कह देते हैं। और दूसरा है विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि, कई बार इसको हम गणितीय विधि भी कह देते हैं, एनालिटिकल मेथड। तो आज की इस लेक्चर में हम ग्राफी विधि से सदिशों का योग करना सीखेंगे। अगला लेक्चर जो है हमारा पूरा विश्लेषणात्मक विधि पर होगा, और विश्लेषणात्मक विधि पर जो है कई प्रकार के संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही जरूरी होते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। अब देखिए कि ग्राफी विधि में सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि दो सदिश एक ही दिशा में हो तो
जैसे मान लीजिए इसको मैं सदिश ए का नाम देता हूँ, इसको सदिश बी का नाम देता हूँ। तो देखिए ग्राफी विधि में क्या करते हैं कि ए को उठा करके यहाँ पर हमने रीड्रा कर दिया, और ये आपको पता है कि इसका शीर्ष है और ये इसकी पूंछ है। बी का ये शीर्ष है और ये इसकी पूंछ है। ओके, अब देखिए कि ग्राफी विधि में क्या करते हैं कि दूसरे का पूंछ उठा करके ए के शीर्ष पे रख देते हैं। ओके, और फिर हम क्या करते हैं कि पहले के पूंछ से दूसरे के शीर्ष तक चलते हैं, यानी ऐसे, यानी ये पूरा इस तरह से चलते हैं। अब ये जो नया सदिश आया है ये क्या करेगा, ये ए और बी का परिणामी सदिश होगा। ये अकेला वही इफेक्ट पैदा करेगा, वही प्रभाव पैदा करेगा जो ये दोनों मिलकर के करते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं कि यदि ये सदिश विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये ए सदिश है और सदिश बी जो है इससे विपरीत दिशा में है, तो भी वही काम करेंगे कि हम ए को रीड्रा करेंगे, ठीक, बी की पूंछ को उठा करके ए के, यानी ये यूं कहीं उठा करके यहाँ पर आपने लेके आना है, और ये लीजिए इतना बी था, ये बी मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया। अब वही काम कि पहले इसकी पूंछ से दूसरे के शीर्ष तक इतना इतना आपने वेक्टर ड्रा करना है, ठीक। तो आर बराबर वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यहाँ पर प्लस ही आएगा क्योंकि ये जोड़ कर रहे हैं हम, ठीक। और विपरीत अगर सदिशों को हम जोड़ते हैं तो परिणामी सदिश की दिशा वही होती है जो बड़े सदिश की होती है। ओके, तो ये तो था जब सदिश या तो एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो। लेकिन यदि सदिश जो है एक दूसरे के साथ कुछ कोण बना रहे हों, जैसे ये सदिश ए है और ये सदिश बी है, ठीक, और सदिश ए और बी के बीच में जो है कुछ कोण है। यहाँ पर अगर आप इसको रीड्रा करके देखें तो ए और बी के बीच में जो है वहां पर ये जो कोण है इसको मैं थीटा कह सकता हूं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो भी हम क्या करेंगे कि वही काम करेंगे आगे कि पहले ए को रीड्रा करते हैं, दोबारा से जो है दर्शाते हैं, पुनः दर्शाते हैं। तो जैसा है ए ऐसा का ऐसा उठा करके आपने यहाँ पर ड्रा करना है, ठीक। और ये देखिए ए को मैंने दोबारा से जितना है ये उतना उतना यहाँ पर ड्रा कर दिया है, और इसको मैं कोई भी नाम दे दूंगा पी क्यू। ओके, ये नाम मैंने क्या दिया इसको, पी और क्यू। ओके, अब देखिए दूसरे को ध्यान से देखना है कि दूसरा जो सदिश है उसकी पूंछ उठा करके इसके सिर पर रखनी है, यूं का यूं उठा के लाना, आपको इसकी दिशा चेंज नहीं करनी, एज इट इज, ठीक। और ये आपने सदिश बी बना दिया है और इसको क्यू टी से। ओके, अब देखिए इन दोनों का परिणाम क्या होगा कि पहले की पूंछ से दूसरे के शीर्ष तक चले। एक बार फिर से बता रहा हूं पूरा प्रोसेस। पहले आपने ए को उठा के उसको पुनः दर्शाया, बी को फिर पहले पे इस तरह से रखा कि दूसरे की पूंछ पहले के सिर पर रहे। ओके, अब देखिए क्या करते हैं कि पहले के पूंछ से दूसरे के शीर्ष तक एक लाइन ड्रा करते हैं वैसे। ओके, और जैसे इनकी ये दिशा है हम इसको लेंगे विपरीत दिशा में। अब ये जो तीसरी लाइन हमने ड्रा की है ये आपको ए और बी का परिणामी सदिश देंगे, और इसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूं। आर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ए सदिश प्लस बी सदिश के बराबर होगा। ओके,
अब देखिए कि जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बोल करके और लिख करके समझाई है वो यूं की यूं मैंने नोट्स में लिखी हुई है। तो आप चाहो तो यहाँ स्क्रीन से नोट कर सकते हो या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन पे चलेगी। आप प्ले स्टोर में जाकर के सुरेश लेक्चरर लिखिए, वहाँ पर आप मेरा देखते लोगो तो पहचान ही जाओगे। तो या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप सुरेश लेक्चरर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये वीडियो नोट्स वगैरह तो मिलेंगे। इसके साथ साथ जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की असाइनमेंट्स भी मिलेगी, आप और उनके आंसर भी दिए हुए हैं, साथ में आप अपना कंपेयर भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए कि सदिशों का त्रिभुजीय नियम। सदिशों का त्रिभुजीय नियम। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर्स एडिशन। ओके, इसको आप लिख सकते हैं सदिशों के योग का त्रिभुजीय नियम या सदिशों का त्रिभुजीय नियम, दोनों ही अंडरस्टूड है, एक ही चीज है। तो वास्तव में ये कोई नया नियम नहीं है, जो जस्ट अभी हम पहले बात पढ़ के आए हैं वही बात जो है त्रिभुज का नियम, जो प्रोसेस हमने यहाँ पर दिया उसको समराइज किया हुआ है एक किस्म से। तो ये कहता है कि यदि दो सदिश किसी एक त्रिभुज की दो दिशाओं से दो भुजाओं से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। एक बार फिर से कि यदि दो सदिश अपने परिणाम और दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा दर्शाए जाएं, तो उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेकर दर्शाया जाता है। ओके, कि यदि दो सदिशों को उसके परिणाम और दिशा, उसके परिमाण, पहले परिणाम बोलते थे, सॉरी, परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा दर्शाया जाए, तो क्या होगा, उनका परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेकर दर्शाया जाता है। त्रिभुज की तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेकर दर्शाया जाता है। ओके, तो ये है त्रिभुजों का सदिश नियम। ओके, अब आगे आता है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये क्या कहता है कि देखिए हमारे पास मान लीजिए कि ये दो सदिश है ए और बी। ओके, अगर ये दोनों सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं,
जैसे ए को उठा करके मैंने यहाँ रख दिया, बी को उठा करके मैंने यहाँ रख दिया। ठीक, तो ये दोनों सदिश एक ही बिंदु पर एक ही समय पर काम कर रहे हैं और ये अपने परिमाण और दिशा द्वारा किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो देखिए समांतर चतुर्भुज कौन सी, इस तरह से इसके समांतर ये खींच दो और इसके समांतर ये वाली ले लो। ओके, तो एक बार फिर से कि यदि दो सदिश जो एक ही समय में और एक ही बिंदु पर एक्ट कर रहे हैं, लग रहे हैं, तो अगर वो अपने परिमाण और दिशा द्वारा किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं तो उनका परिणामी सदिश प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले विकर्ण के द्वारा दिया जाता है। ठीक, यह दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर आर वेक्टर जो है वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, यहाँ पर दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो थीटा है और जो परिणामी सदिश ए के साथ जो कोण बनाता है उसको हम अल्फा का नाम देते हैं। ओके, तो देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने लैंग्वेज यहाँ पर लिख भी दी है कि यदि दो सदिश अपने परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, ये प्रतिच्छेद बिंदु है, यहाँ से गुजरने वाला ये विकर्ण उनके परिणामी सदिश को दर्शाता है। ओके, अभी तक देखिए कि हमने जो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ा था और समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा था। ये दोनों ही क्या करते हैं कि दो सदिशों का योग करते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो से अधिक सदिश है, जैसे मान लीजिए ये सदिश ए है, दूसरा सदिश मान लीजिए हमारे पास ये सदिश बी है और एक सदिश मान लीजिए हमारे पास ये सी है। ओके, और एक सदिश मान लीजिए मेरे पास ये डी सदिश है। ठीक, और ये चारों सदिश एक ही समय में एक ही बिंदु पर लग रहे हैं तो इन सभी का जो परिणामी सदिश जो है वो किस तरह से देंगे कि देखिए ए को उठाएं, यहाँ पर ड्रा कर दें। ठीक, इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट, कोई भी नाम अपनी मर्जी से दे सकते हो, जैसे के एल, इसको मैंने नाम दे दिया। बी को उठाया, बी की पूंछ को इसके शीर्ष पे रखा और परिणाम और दिशा में यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर दिया और इसको हम एल एम का नाम दे देते हैं। उसके बाद सी को उठाया और सी की पूंछ को बी के शीर्ष पे रखा। ओके, फिर के एल एम, इसको एन नाम दे दीजिए। उसी तरह से हम डी को उठाएंगे और सी के, डी का पूंछ जो है वो सी के शीर्ष पे रख देंगे। तो अब देखिए कि ये एक बहुभुज की खुली दिशाओं, खुली साइड्स को दिखाता है, खुली भुजाओं को दिखाता है। ठीक, तो अगर कई सारे वेक्टर, कई सारे सदिश एक बहुभुज की खुली भुजाओं को प्रदर्शित करता है तो जो इसकी क्लोजिंग साइड है यानी इसकी जो बंद होने वाली दिशा है उसको अपोजिट ऑर्डर में ले लो, उसको विपरीत क्रम में ले लो। जैसे इनका क्रम तो ये है लेकिन इसका क्रम क्या लेना है, विपरीत क्रम लेंगे। तो ये विपरीत क्रम में जो बंद भुजा है वो क्या देगी आपको, ए बी सी और डी का परिणाम देगी। अब यदि इसी चीज को हम और थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जैसे यहाँ पर एक बार आप बाकी को भूल जाओ, सिर्फ ए और बी को याद रखो और ये त्रिभुज पूरी कर दीजिए।
अब ये जो भुजा है ये ए और बी का परिणाम है, यहाँ इतने इतने पर त्रिभुज का नियम लगाएंगे तो ये इतना इतना क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ए सदिश प्लस बी सदिश है। अब आप क्या करें, इसको भूल जाए इतने इतने को, इन दोनों पर त्रिभुज का नियम लगाएं, इन दोनों पर त्रिभुज का नियम लगाएंगे तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पर एक भुजा तो ये लेते त्रिभुज की, दूसरी भुजा ये देखिए कि सेम ऑर्डर में है, एक ही क्रम में है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक विपरीत क्रम में तीसरी भुजा ले लेता हूँ, तो ये क्या करेगी, ये प्लस इसको रिप्रेजेंट करेगी, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश को रिप्रेजेंट करेगी। अब जैसे बाकी को भूल जाए, क्योंकि इन तीनों का परिणाम तो ये हो गया, इसको और इसको लेंगे तो ये जो तीसरी भुजा है जिसको हमने आर से डिनोट कर रखा है, ये क्या प्रदर्शित करेगी, ये करेगी ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, यानी ये वाली भुजा होगी प्लस में डी सदिश। ओके, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यदि बहुत सारे वेक्टर, बहुत सारे सदिश यदि एक बहुभुज की खुली भुजाओं को अपने परिमाण और दिशा द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उस बहुभुज की बंद भुजा जो कि विपरीत क्रम में ली गई है इन सभी सदिशों के परिणाम को प्रदर्शित करेगी। या फिर इसको हम एक तरीके से और भी डिफाइन करते हैं कि देखिए कि अगर हमारे पास बहुत सारे सदिश हैं, कि जैसे अब मैं एक सदिश यहाँ पर और ले लेता हूँ कि मान लेते हैं कि ये सदिश, ये एक सदिश मैंने और ले लिया यहाँ पर, सदिश ई, ठीक, और वो सदिश ई यहाँ पर आ जाता है ऐसे और इसको बंद कर देता है, ठीक, कि ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, सी सदिश, डी सदिश, ये तो पहले वाला ही है, एक ही मैंने ई सदिश और ले लिया जो इसको बंद कर देता है, बंद कर देता है तो इसका मतलब इन सभी का परिणाम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सदिश का बहुभुज नियम जो है इस तरह से भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी बिंदु पर कार्यरत कई सदिशों को परिणाम और दिशा में एक बंद बहुभुज की क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या निरूपित किया जाए तो उन सदिशों का परिणामी सदिश 0 होगा। ओके, ये दोनों परिभाषाएं ही चलती है सदिशों के बहुभुज नियम की।